धन्यवाद मित्रों। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब 15 साल तक शासन में रहने के बाद में 3 बार अलग अलग टुकड़ों में मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी संभालने के बाद में और जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मात्र कुछ घंटे शेष रह गए हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने अगले 5 साल का घोषणा पत्र, जिसे राजस्थान घोषणा पत्र का नाम देकर के ऐसा जारी किया है, उस महत्वपूर्ण विषय पर, उस महत्वपूर्ण समय में जब एक झूठ का पुलिंदा लेकर के वर्तमान सरकार राजस्थान की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक बार फिर सामने आई है, कांग्रेस पार्टी ने जब एक बार फिर झूठ का पुलिंदा जारी किया है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आयोजित इस पत्रकारों की वार्ता में मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रमोद वशिष्ठ जी, लक्ष्मीकांत जी, सभी पत्रकार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 2018 का घोषणा पत्र, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का नाम दिया गया था, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जन घोषणा पत्र आप लोगों की स्मृति के लिए मैं बताता हूं, ये मात्र 44 पेज का था और इस 44 पेज के जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो पूरा न करने के चलते हुए मुझे लगता है कि अब की बार दुगना बड़ा झूठ लेकर के 85 पेज का घोषणा पत्र राजस्थान घोषणा पत्र के नाम से लेकर के आए हैं। इस 2023 के राजस्थान घोषणा पत्र के प्रारंभ में, प्राकथन में, भूमिका में पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने 96% वादे जो जन घोषणा पत्र के द्वारा किए गए थे, उन सबको पूरा किया है। इससे पहले भी कई बार अनेक अवसरों पर सदन में बात करते हुए, राजनीतिक मंच से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने राजस्थान में मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगियों में कहीं एक होड़ सी लगी हुई थी। कोई कहता था हमने 80% कर दिया, कोई कहता था 90% करते थे, कोई कहता था 100% कर दिया, कोई कहता था 110% कर दिया। मैं इस झूठ की बानगी के लिए आपको, आपके सामने ये जन घोषणा पत्र का जो 2018 का डॉक्यूमेंट था, जो झूठ का पुलिंदा था, उसका पहला पन्ना आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो किसानों के लिए वादा किया गया था, और पहले पन्ने में किसान कल्याण, कृषि, बागवानी, कृषि विपणन, अकाल प्रबंधन, कृषि ऋण और फसल बीमा तथा खाद बीज पर सरकार बनने पर हमारी पार्टी की नीति ये रहेगी, ये कहते हुए जो पहले पॉइंट्स लिखे थे वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। पॉइंट नंबर 1 था 10 दिनों में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों के कारण राजस्थान के किसानों पर आए हुए आर्थिक संकटों से राहत प्रदान करना। दूसरा, किसानों को कृषि कार्य हेतु सहज तथा आसान दर पर ऋण देना। तीसरा, कांग्रेस चाहेगी कि किसानों के समस्त कृषि यंत्रों और ट्रैक्टर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से मुक्त किया जाए। किसानों के लिए प्रभावी फसल बीमा योजना लागू की जाए। किसानों के फसल के नुकसान के आकलन की व्यवस्था में सुधार करते हुए उसे व्यावहारिक बनाना तथा फसल नुकसान का अधिकतम मुआवजा दिलाना। किसानों के फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करना। वृद्ध किसानों को पेंशन देना।
किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना और गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराना। किसानों उनके परिवारों को अपने अंतिम कृषि उत्पाद पर लघु स्तर पर उत्पादन करने में सहायता के लिए पंचायत समिति स्तर पर कृषि प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र एग्रो प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित करना, जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त करना, जिससे कि किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। और जैविक कृषि तथा जैविक विधि को प्रोत्साहन देना। प्याज, लहसुन, गवार, कपास जैसी अन्य फसलों के निर्यात को बढ़ावा देना। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्रयास करना। खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करना। मसाला बोर्ड का गठन करना। किसान एवं पशुपालन नीति बना करके खाद, बीज, कर्जा, फसल बीमा, पानी, बिजली, मिट्टी की गुणवत्ता, पशुपालन अधिकार आदि को सम्मिलित करते हुए नीति का निर्धारण करना। ये कुछ पॉइंट है। मैंने सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा है, 44 पन्ने पूरे पढ़ूंगा तो मुझे लगा है समय बहुत ज़ाया होने वाला है। इस पहले पन्ने में जितने कुल मिलाकर के 27 पॉइंट लिखे गए थे, उसमें से 25 पॉइंट पर किसी भी तरह का कोई काम सरकार नहीं कर पाई। और ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये लूट करने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने 96% वादे पूरे किए हैं। ये 100% धोखा देने वाली सरकार एक बार फिर नया झूठ का पुलिंदा लेकर हम सबके बीच में आई है। इससे आगे बढ़कर के यदि मैं चर्चा करूं कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने जो 2018 के घोषणा पत्र में वादे किए थे, मैं उनकी एक पन्ना आपको पढ़ करके सुनाया। कुछ और विषयों पर भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कृषि के क्षेत्र में मैंने आपके सामने चर्चा की है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार या कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई लाभ लोगों को नहीं मिला। सभी पंचायत भवनों में एक एक मेडिकल मोबाइल वैन चलाएंगे। आप सब लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी तक तो राजधानी में भी मोबाइल मेडिकल वैन नहीं चल पाई है। सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके जो मोबाइल वैन्स खरीदी थी, वो अभी तक भी जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर में उसमें पड़ी पड़ी धूल फांक रही हैं। निजी अस्पतालों के अंकुश के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। युवाओं, श्रम और रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार और आसान दरों पर ऋण देने का वादा है, जो ये नहीं कर पाए। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। घोषणा तो की, लेकिन किसी को लाभ नहीं मिला। ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 5 साल में राजस्थान जो एनर्जी सरप्लस स्टेट था, आज एनर्जी डेफिसिट स्टेट भी बना। 5 साल तक बिजली का दर न बढ़ाने वाले का वादा करने वाली पार्टी जब सत्ता में आई, तब अपने वादे भूल गई। 9 बार दर बढ़ाई गई, सरचार्ज के नाम पर लूट की गई। आखिर न्यायालय को हस्तक्षेप करके उस सरचार्ज को, जो इलेजिटिमेटली, इलीगली, अनधिकृत रूप से, गैर कानूनी तरीके से जो वसूली कर रहे थे, उसको न केवल रोकना अपितु रिफंड करने का भी आदेश प्रदान करना पड़ा। ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश का नुकसान होने का खामियाजा किसानों ने, प्रदेश के व्यापारियों, व्यवसायियों ने और घरेलू उपभोक्ताओं ने भुगता है। आज राजस्थान देश में सबसे महंगी बिजली वाला प्रदेश बना है। इन्होंने वादा किया था कि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति करेंगे और गुणवत्तापूर्वक बिजली देंगे। इसे लागू करने में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। हर छोटे छोटे गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे, ऐसा पिछले घोषणा पत्र में वादा किया गया था। अब की बार फिर वही आईना लेकर के आए हैं कि अब हम 100 तक के गांवों को जोड़ेंगे, जबकि पिछली बार ये उसमें पूर्णतया विफल हो गए। ग्रामीण बस सेवा का विस्तार कर लोगों को सस्ते दर पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल सके, इसको हम विस्तृत करेंगे। बसों की संख्या रोडवेज में पहले जितनी थी उससे भी कम हो गई। रोडवेज के निगम को चालू रख करके समस्याओं का, कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे जो आज तक यथावत बनी हुई है।
प्रदेश में बजरी के खनन की समस्या का समाधान करके लोगों को जो 1200 रुपये में 2018 में ये बात कर रहे थे कि बजरी खरीदने की मजबूरी है, उससे निजात दिलाएंगे। किस तरह से इल्लीगल बजरी और बजरी माफिया का तांडव और महंगी दर पर बजरी की खरीद को राजस्थान की जनता ने भुगता है, ये सब आप सब मित्रों ने बहुत विस्तार के साथ में बार बार कवर किया है। प्रदेश में प्रदूषण रहित वातावरण स्थापित करेंगे। पर्यावरण का प्रदूषण तो कम हुआ कि नहीं हुआ, सामाजिक वैमनस्यता का प्रदूषण बढ़ा, सौहार्द को बिगाड़ने वाला प्रदूषण बढ़ा, समाज को विभिन्न वर्गों में बांट करके, मजहब धर्म आदि के आधार पर बांट करके जो वायुमंडल राजस्थान का था उसका सर्वनाश करने का पाप सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन्होंने कहा कि हम राज्य में वन प्रबंधन बोर्ड बनाएंगे। मेरी जानकारी में तो नहीं आया है, अगर आप लोगों के कहीं जानकारी में आया हो कि इस तरह का कोई बोर्ड बन गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शहरी विकास और पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि शहरों में पार्किंग की समस्या का संपूर्ण समाधान करेंगे। आप लोग सब जयपुर में रहते हैं, पार्किंग और ट्रैफिक की कितनी समस्याओं और चुनौती के साथ में जयपुर शहर जूझ रहा है और कितना दबाव है, और केवल जयपुर नहीं राजस्थान के सभी शहरों में किस तरह के हालात हैं ये आप सबके सामने है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, ये 2018 के घोषणा पत्र का वादा था, जो आज भी बेचारे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। नए पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे। संभागीय मुख्यालयों पर गाइडों के प्रशिक्षण के केंद्रों की व्यवस्था करेंगे। फिल्म सिटी की योजना को साकार करेंगे। इनमें से किसी भी एक बिंदु पर आपको लगता है कि ये कुछ कर पाए तो मुझे ज़रूर संज्ञान में लाइएगा। टूरिज्म बोर्ड की स्थापना करेंगे। जातिगत वोटों को प्राप्त करने की लालसा और अभीप्सा को लेकर के कागजी तौर पर सरकार आचार संहिता लगने के कुछ घंटे बाद तक बोर्डों का गठन कर रही थी, लेकिन शायद जब उन बोर्डों का गठन कर रही थी तब अपने घोषणा पत्र में जिन बोर्ड्स, चाहे वो वन प्रबंधन बोर्ड हो चाहे टूरिज्म बोर्ड हो, उन घोषणाओं की स्मृति का विलोप सरकार में आने के बाद में गहलोत साहब को हो गया था। राजस्थान, हम सब जानते हैं कि आज राजस्थान का युवा नशे की लत से मजबूर है, और सरकार की अकर्मण्यता, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत और ड्रग माफिया को सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण के चलते हुए आज राजस्थान और राजस्थान का युवा ड्रग की लत से परेशान है, और युवाओं के परिजन उसके कारण से भारी मानसिक संताप से गुजर रहे हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि अपने घोषणा पत्र में कि युवाओं को रोजगार की, नशे की लत से रोकने के लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे। महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा को लेकर के जो घोषणाएं की थी वो भी मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे हेल्प कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे, जो कहीं अस्तित्व में नहीं आ पाई। गंभीर महिला अपराध त्वरित जांच तथा न्याय की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 35 दुराचार की घटनाएं हुई, हजारों बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ में दरिंदगी होकर की गई, सैकड़ों बच्चियों के साथ दरिंदगी करके उनकी हत्याएं की गई। सरकार तुरंत न्याय के लिए हम काम करेंगे, इसके दावे करने और घोषणा पत्र में उसका उल्लेख करने के बाद में भी महिलाओं की सुरक्षा करने में पूर्णतया विफल रही है। हर जिले में महिला ITI की स्थापना और पॉलिटिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में की थी, जो पूर्णतया विफल हुई। शारीरिक और यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए हम योजना बनाएंगे, लेकिन शायद इनको ये संज्ञान में नहीं था कि इनकी अकर्मण्यता के चलते हुए, इनकी नाकामी के चलते हुए, इनके नपुंसक प्रशासन के चलते हुए राजस्थान की पहचान बिगड़ करके उसके मुंह पर कालिख पुत करके राजस्थान रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री ऐसा बन जाएगा। इसलिए पुनर्वास की योजना बनाना इनके लिए शायद संभव नहीं हुआ होगा। बाल श्रम और बाल विवाह पर कानून बनाएंगे और बने हुए कानूनों पर सख्ती से पालन करेंगे, जिसमें ये पूर्णतया विफल हुए। राज्य में बच्चों में कुपोषण पे
को खत्म करने के लिए सामूहिक अभियान चलाएंगे। भारत सरकार के जो कुपोषण को कम करने के लिए जो मिड डे मील की योजना पूरे भारत सरकार के सहयोग से 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चलती है, उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अभी तो शुरुआत हुई है, उसकी जांच होने दीजिए। कई संतरी और मंत्री उस जांच के ताप के घेरे में निश्चित रूप से आने वाले। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। सभी संभागीय मुख्यालयों पर मूक बधिर विद्यालय खोलेंगे, ऐसी घोषणा की गई थी। शहीद परिवारों के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्थाएं करेंगे। पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू करेंगे, जवाबदेही का कानून भी लागू करेंगे और भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण राजस्थान में देंगे। ये कुछ अंश हैं जो 2018 के घोषणा पत्र में से मैंने उस 44 पेज के झूठ के पुलिंदे में से निकाल करके आपके सामने रखे हैं। जो पार्टी 44 पेज का झूठ का पुलिंदा लेकर के आई और उसकी पालना में 96% हमने किया है, ये घोषणा आज करती है, ये एक और झूठ बोलती है। वो 100% किए गए सारे वादों पर पूर्णतया विफल रही है। उसको बेनकाब करने के लिए कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। मित्रों, इस 2023 के घोषणा पत्र को भी सरसरी निगाह से मैंने देखा है। सरकार ने किसानों के लिए उसमें प्रारंभ करते हुए कहा है कि हम राजस्थान के किसान की उपज एमएसपी पर खरीदी हो सके, इसके लिए कानून लेकर के आएंगे। और स्वामीनाथन साहब की भावना का उसमें रिपोर्ट और उसकी भावना का उन्होंने उल्लेख किया है। मित्रों, राजस्थान, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला प्रदेश है। हमारे पड़ोस में गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और थोड़ा दूर दक्षिण में आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से बाजरे का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा तीनों ने भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में बनी प्रधानमंत्री आशा पीएम आशा योजना के तहत जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके तहत राज्य सरकारों ने भारत सरकार को पत्र लिख करके अपने यहाँ से खरीदने के लिए व्हीलिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके तय नियमों के अनुरूप बाजरे की खरीद की थी। हरियाणा ने लाखों मीट्रिक टन बाजरा खरीदा, गुजरात ने सारा सरप्लस बाजरा खरीदा और मध्य प्रदेश में भी बाजरे की खरीद हुई। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो राजस्थान की सरकार आज स्वामीनाथन साहब की दुहाई दे करके एक नया कानून बनाने की घोषणा कर रही है या वादा अपने जन घोषणा पत्र में कर रही है, 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भारत सरकार और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद भी एक चिट्ठी भारत सरकार को लिख करके हम खरीद के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए राजी हैं, ये नहीं भेज पाई। और उसका नुकसान, खामियाजा ये हुआ कि राजस्थान के किसान को, जहाँ इन सभी शेष राज्यों जिनका उल्लेख मैंने किया कि किसान को 2375 रुपये एमएसपी मिल रही थी, माननीय मोदी जी ने 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिल सके इसको सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से एमएसपी को बढ़ाया है, राजस्थान और देश का किसान कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने कृषि मंत्री के नाते काम किया और ये जब नीति बनी तब मुझे सौभाग्य से कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला था। और किसान पृष्ठभूमि से आने के नाते मैं एक जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाजरी का मूल्य जो है एमएसपी गेहूं और चावल से ज़्यादा होगी। इन सब प्रांतों में बाजरे की खरीद हुई, जबकि राजस्थान के किसान को एक बोरी बाजरे पर 1000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा और 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल में बाजरी बेचने की मजबूरी उठानी पड़ी। जिस सरकार ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश के बाजरा उत्पन्न करने वाले अधिसंख्यक किसानों के हितों के साथ कुठाराघात करते हुए उनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया हो, वो अब किस हक और अधिकार से, किस मोराल के साथ में इस तरह का संकल्प लेकर के आए हैं। वैसे भी जहाँ तक मैं देश की कृषि और कानून को समझता हूँ, एमएसपी पर खरीद भारत सरकार का विषय है। तिलहन और दलहन की खरीद कृषि मंत्रालय के अधीन काम करने वाला नेफेड करता है, जिसके लिए भारत सरकार क्रेडिट गारंटी नेफेड को प्रदान करती है।
भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी पिछले 10 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए जो यूपीए की गवर्नमेंट जब गई थी तब होती थी, तब से लेकर के अभी 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया। और एमएसपी पर खरीद जो है मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है। एक तरफ एमएसपी बढ़ाई गई और दूसरी तरफ खरीद को कई गुना बढ़ाया गया, जिसके कारण से प्रदेश और देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला। अब जो राज्य सरकार के इतर उसकी क्षमता से बाहर का विषय है, उस विषय पर वो कानून बनाएंगे। किस तरह से कानून बनाएंगे, इस पर किसी तरह की कोई स्पष्टता उन्होंने नहीं की। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम गेहूं के उत्पादन करने वाले किसानों पर जो एमएसपी देश की सरकार देती है उस पर एक्स्ट्रा बोनस देते हुए हम 2700 रुपये में खरीद करेंगे, लेकिन इन्होंने एक बार और एक झूठ बोल करके किसानों को बरगलाने का, भरमाने का प्रयास किया है। इसी तरह से इन्होंने छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपए का बिना गारंटी का लोन देंगे, इस तरह की घोषणा की है। आप लोगों को स्मरण करा दूं कि पिछली सरकार के पिछले चुनाव के समय में जो इन्होंने घोषणा की थी उसमें से एक भी वादा पूरा न करने के बाद भी धृष्टतापूर्वक इन्होंने एक बार फिर इस तरह का झूठ बोलने के प्रयास किया है। जबकि दूसरी तरफ भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और विश्वकर्मा योजना लागू कर चुकी है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ में प्रदेश के ऐसे लघु उद्यमियों, शिल्पकारों को हम 10 लाख लोगों को इस तरह का लोन प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। इसकी संपूर्ण योजना हम प्रदेश के ऐसे स्वरोजगारी बंधुओं के सामने रख चुके हैं। कोरोना काल के समय में भी हम सब के अनुभव में आया होगा कि ऐसे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स जो रेहड़ी पटरी पर बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं, कोई सब्जी बेचता होगा, कोई किसी भोजन के किसी विषय का ठेला लगाता होगा, कोई कहीं चाय बेचता होगा, कोई पकोड़े तल करके बेचता होगा, ऐसे छोटे छोटे स्वरोजगारियों को भी संरक्षण देने और उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए भी सरकार स्वनिधि योजना लेकर के आई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट पर सरकार ऐसे लाखों लोगों का हैंड होल्डिंग करने का काम कर रही है। किसी भी ठोस आधार के बिना ऐसी थोथी घोषणा करने का एक बार और, इस तरह का जुमला छोड़ने का काम एक बार और वर्तमान सरकार की पार्टी ने किया है। इसी तरह से 25 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो भारत सरकार योजना लेकर के आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उससे पहले जिस पार्टी ने लगभग 5 दशक से ज़्यादा समय पर देश में शासन किया था, उसने कभी गांव में सड़क बनाने की न तो कल्पना की थी और न योजना ही बनाई थी। और जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपने को पूरा करते हुए आज देश भर में माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना को एक नए लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए निवेश को पिछले 10 साल में बढ़ा करके 2.5 गुना से ज़्यादा किया गया है, तब एक बार फिर 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में गहलोत साहब को शायद गांव की ओर दृष्टि उनकी गई है और उन्होंने ऐसी थोथी आधारहीन घोषणा अपने घोषणा पत्र के माध्यम से फिर की। हम सबकी जानकारी में हमने बार बार विस्तार से इस बात पर कहा है कि राजस्थान की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और महिलाओं को सुरक्षा देने में पूर्णतया विफल हुई है। जैसा मैंने अभी भी कहा कि 2 लाख महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, हजारों बच्चियों के साथ में दरिंदगी हुई और सरकार माताओं बहनों को सुरक्षा दिलाने में पूर्णतया विफल हो गई। आप सबकी जानकारी में आया होगा कि लाडनू में 2 रात पहले जिस तरह की घटना हुई, कैंडिडेट के सहयोगी और उसके मुख्य स्तंभ वो खुद एक बच्ची को जो नाबालिग है रात को उठा करके रात के अंधेरे में ले गए, उसके साथ दरिंदगी हुई और बाद में सड़क पर फेंक करके गए। और ये सरकार त्वरित न्याय का वादा करने वाली रात भर प्रशासन के माध्यम से दबाव बना करके एक मुकदमा दर्ज न हो इसके लिए प्रयास करके कुछ षड्यंत्र रचती गई, लोभ और लालच देती गई। लेकिन वो गरीब जिसकी बच्ची की अस्मत तार तार हुई थी वो पैसों से नहीं बिका और उसके बाद में कार्रवाई हुई है, उसमें भी अभी तक ट्रीटमेंट चालू नहीं करके उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। अब आज अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि अब हम हर गांव में
और शहर के हर वार्ड में एक सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त करेंगे। मुझे तो लगता है कि इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि राजस्थान की पुलिस पर से या पुलिस को चलाने वाले गृह मंत्री जो पुलिस को के प्रशासन के मुखिया हैं, विभाग के मुखिया हैं, और माननीय मुख्यमंत्री, इन दोनों को जो एक ही व्यक्ति हैं, इनको पुलिस पर से विश्वास समाप्त हो गया है, पुलिस की क्षमताओं पर से विश्वास समाप्त हो गया है। और मुझे लगता है कि उनके अपनी क्षमताओं पर से कि वो पुलिस से इस तरह का काम ले सकते हैं, इस पर विश्वास, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उन्होंने इस तरह की एक नई हास्यास्पद घोषणा की है। आवास के क्षेत्र में इन्होंने कहा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की, 55 साल तक राज में रहने के बाद में फौरी तौर पर किसी पंचायत में 1 या 2 इंदिरा आवास का खंडहर बनाने वाले इस कांग्रेस पार्टी ने, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा दी, राजस्थान में भी लाखों लोगों को, गरीब लोगों को छत प्रदान की, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कमिटमेंट किया कि हम प्रदेश के हर छतविहीन व्यक्ति को, जिसके पास पक्की छत नहीं है, उसको छत की देने की गारंटी मोदी जी के माध्यम से देते हैं। भारत की सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री आवास योजना को अपने यहां बेपटरी करने वाली सरकार अब एक और झूठ का पुलिंदा लेकर के आई है। जो योजना भारत सरकार के वित्त पोषण से चल रही थी, उसको ठीक से धरातल पर न उतारने वाली सरकार अब गरीबों को छत देगी, ऐसा झूठ लोगों के सामने बोल करके आज प्रस्तुत हुई है। सरकारी नौकरी के बारे में भी इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। पिछले घोषणा पत्र में जो इन्होंने घोषणाएं की थी कि हम जो है युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी के बजाय युवाओं को पेपर लीक का दंश मिला था। 17 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ और 70 लाख युवाओं के सपनों कांच के महल के जैसे टूट करके खंड खंड हो गए। उनके गरीब परिजन जिन्होंने पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया था, उनके अरमानों के महल ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गए। वो सरकार अब फिर एक बार 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसा घोषणा, 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसी घोषणा लेकर के आई है। जिस सरकार के सत्ता में रहते हुए पिछले घोषणा पत्र में वादा करने के बावजूद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर रही हो, और जिस प्रदेश में 32% बेरोजगारी इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण से रही हो, इस सरकार की इनएफिशिएंसी के कारण से रही हो, वो एक बार फिर झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं। देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 50 लाख युवाओं को राजस्थान में रोजगार मिल सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि राजस्थान में इस तरह की अपार संभावना है कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ा करके राजस्थान को देश का इंडस्ट्री कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। राजस्थान में इस तरह के व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन ये सरकार, जिसने सरकार की उन व्यवस्था, जिसने प्रदेश की उन व्यवस्थाओं को तार तार किया है, अब एक और झूठ का पुलिंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख लोगों को रोजगार के वादे के विरुद्ध 4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, ऐसा एक संकल्प लेकर के आई है। जिस प्रदेश में बेरोजगारी, युवा और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हों, जिस सरकार की विफलता और अकर्मण्यता के कारण से युवा आज अपने आप को ठगा हुआ हो ऐसा महसूस कर रहे हैं, समाज का हर एक हिस्सा और तबका अपने साथ में वादा खिलाफी हुई हो ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो पार्टी एक बार फिर नए झूठ का पुलिंदा लेकर के उनके बीच में आई है। इन्होंने चिरंजीवी योजना में एक बार और नई घोषणा की और यह कहा है कि हम 50 लाख रुपए तक का बीमा देंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आप सबको जानकारी में वैसे होगा ही कि जब 5 से 10 लाख रुपए की घोषणा की गई थी और उसके बाद में जब विधानसभा में यह प्रश्न किया गया कि 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक कितने लोगों ने चिकित्सा का लाभ लिया है, वो संख्या 300 से भी कम पूरे प्रदेश में आई थी। और 10 लाख रुपए से ज्यादा का चिकित्सा का की सुविधा मिलेगी, ये उस कानून को, उस घोषणा को उठा करके पढ़ लीजिए। वो इंश्योरेंस के माध्यम से नहीं, वो चीफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी फंड के माध्यम से मिलेगी।
मुझे जहाँ तक स्मरण आता है, जब भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बहुत बीमार हो गए थे, तब वो सरकार के खर्चे पर उनको अमेरिका में भेज करके उनका इलाज कराया था मुख्यमंत्री डिस्क्रिशनरी फंड से। और जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब उस समय राजस्थान में ऐसी घटना हुई, तब कांग्रेस के नेताओं को भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने इलाज के लिए देश से बाहर भेजा। इसके अलावा भी अन्य प्रकरणों में कहीं अगर आवश्यक हुई है तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से इस तरह की सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार का विषय है। अब जो विषय मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार का है, उसको इस तरह से प्रचारित करना और उसको एक स्कीम की तरह दर्शाना, जब 10 लाख से ज़्यादा एक भी व्यक्ति को आवश्यकता न पड़ी हो, तब 50 लाख की सीमा उन्होंने क्यों रखी है? अगर किसी गरीब के बच्चे को इलाज के लिए अगर अमेरिका भेजने की आवश्यकता और मुख्यमंत्री का विवेक उसे अलाउ करता हो, तो 50 लाख की सीमा क्यों हो? 1 करोड़ रुपए तक का उसको रखना चाहिए था। इसलिए चिरंजीवी बीमा के नाम पर मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार की योजना को जोड़ना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी नौटंकी और कोई नहीं हो सकती। जिस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश में गरीबों को सुरक्षा मिली, उसी आयुष्मान योजना को, उसी के पैसों को अपना नाम बदल करके चिरंजीवी योजना का स्वरूप देना, और जिस योजना के माध्यम से 5 लाख तक के अधिक की बीमा राशि महज कुछ गिने चुने लोगों को मिली है, ये पूरी तरह से छलावा है। इस छलावे का पर्दाफाश निश्चित रूप से जनता के सामने अब हो चुका है। ये कुछ बिंदु ऐसे थे जिनको मैंने आपके सामने रखा। हालांकि इस 85 पेज के झूठ के पुलिंदे के ऊपर अगर मुझे पूरी बात करनी होती तो मुझे लगता है कि कोई रात्रि जागरण आप लोगों के बीच में बैठ करके करना पड़ेगा। ये जो 5 साल बाद में एक और झूठ का पुलिंदा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। जैसे मैंने आप सबसे बताया कि हर एक हेडिंग बाय हेडिंग मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो कहा था पिछली बार वो कुछ भी नहीं किया, और धृष्टता के साथ में झूठ एक बार फिर आप सबके सामने बोला है, प्रदेश की जनता के सामने बोला है। ये जनता है, ये सब जानती है। ये कांग्रेस का पार्टी का झूठ का पुलिंदा और प्रोपेगेंडा 5 साल बाद में एक बार फिर रीलॉन्च हुआ है, और पहले से चल रही भारत सरकार की कुछ योजनाओं को अपना मुखौटा पहनाने का एक बार फिर प्रयास जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस कांग्रेस पार्टी ने, जिसने पिछली बार सुरक्षा की गारंटी की थी, रोजगार की गारंटी की थी, किसानों को कर्ज माफ़ी की गारंटी की थी, उस सरकार ने पिछले 5 साल में 2 लाख महिलाओं को दुराचार के लिए मजबूर किया। 2,35,000 से ज़्यादा बेटियों को दुष्कर्म होते हुए देखने का पाप किया है। 15,000 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ में दरिंदगी होते हुए देखने का पाप किया है। ये सरकार जो पापी है, जिसने सैकड़ों बच्चियों को मुंह पर तेजाब डाल करके जलाते हुए देखा है, और जिनके देखते देखते बच्चियों को भट्टी में आग के झवाले झोंका गया है। इस प्रदेश के कुशासन के हालात के कारण से और प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के झूठ के चलते हुए इस प्रदेश के 19,000 किसानों को अपनी जमीन नीलामी का पुरस्कार इस सरकार ने दिया है, और 2,000 से ज़्यादा किसानों की हत्यारी ये सरकार बनी। जिस सरकार के कुप्रबंधन के चलते हुए और वादा खिलाफी के चलते हुए प्रदेश में सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और 70 लाख युवाओं के सपने चूर चूर हुए, उसने 17 बार पेपर लीक का उपहार दिया है। जिस सरकार में के कुप्रबंधन के चलते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था तार तार हो गई है, प्रदेश का कर्ज कई गुना बढ़ गया है, राजस्थान देश में सर्वाधिक कर्ज के बोझ के तले हुए दबा हुआ राज्य बन गया है। डेप्ट जीडीपी रेशियो में राजस्थान देश के शीर्ष 3 प्रांतों में सम्मिलित हो गया है। राजस्थान का हर जन्मने वाला बच्चा अपने ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के पैदा होता है। जिस मुख्यमंत्री के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते हुए पिछले कुछ महीनों से कई सरकार के निगम और बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से किसी भी कंसेशनर को और सरकार के लिए काम करने वाले ठेकेदार को 5 लाख रुपए तक का भुगतान नहीं हो पाया, किसी भी अस्पताल में पूरी तरह से दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, अब मुर्दा घरों में मुर्दों को उठाने के लिए कफन नहीं है,
टेस्ट जो फ्री टेस्ट के ये दावा करते हैं, वहाँ टेस्टिंग के किट्स और उसके लिए आवश्यक साजो सामान उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस में डालने के लिए पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है। उस सरकार ने केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए और उस कुर्सी पर चिपके रहने के लिए, जो वो ये मानते हैं कि वो उनकी गलतफहमी है कि वो कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है, उस कुर्सी पर चिपके रहने के लिए उन्होंने जिस राज्य की व्यवस्थाओं को तहस नहस किया, वो एक बार फिर नए झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को गुमराह करने के लिए आए हैं। मेरा तो सिर्फ एक प्रश्न है कि राजस्थान का आम आदमी, जिसमें आप और मैं दोनों सम्मिलित हैं, जो जिस विषय से सबसे ज़्यादा व्यथित है कि राजस्थान में देश का सबसे ज़्यादा महंगा और डीजल और पेट्रोल है, उसके बारे में इन्होंने एक शब्द भी इस अपने 85 पेज के झूठ के पुलिंदे में उल्लेखित करने का साहस नहीं किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर रूप से ये गारंटी की है, सरकार बनेगी और बनने के बाद में हम इसका रैशनलाइजेशन करके राजस्थान की जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने से राहत प्रदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम व्यक्ति के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब झूठ बोले, उन सारे झूठ का जो खुलासा मैंने आपके सामने किया है, इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने ठोस आधार पर डबल इंजन की सरकार बना करके किस तरह से हम राजस्थान का विकास करेंगे, एक विजनरी रोड मैप आपके सामने दिया है। एक ऐसी पार्टी जिसकी बातों की कीमत समाप्त हो चुकी हो, जिसके बातों की वैल्यू समाप्त हो चुकी हो, वो पहले महंगाई राहत शिविर में नई घोषणाएं लेकर के आती हैं, लाल गुलाबी रंग की गारंटियां देती है, लेकिन जब वो गुलाबी रंग लाल डायरी के तले दब जाते हैं और जब उनकी हकीकत लोगों के सामने आ जाती है, तब वो 7 गारंटियां लेकर के आती है। और ऐसी गारंटियां कि हम गोबर खरीदेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले जुलाई के बाद में इस राजस्थान सरकार की कुनीति के कारण से, पॉलिसी फेलियर के कारण से राजस्थान में पशुपालकों को दूध का भुगतान नहीं हो रहा है। राजस्थान की सारी डेयरीज एक झूठे आश्वासन और एक ऐसे सर्कुलर जिसके आधार पर सरकार ने आचरण और व्यवहार नहीं किया, उसके कारण से सारी राजस्थान की डेयरीज जो हैं वो आज सॉलिड मिल्क पाउडर, जो दूध जब सरप्लस होता है तब उसको कंडेंस करके उसको सुखा करके जो पाउडर बनाते हैं, उस दूध के पाउडर के ढेर पर बैठी हैं। और उसके कारण से लाखों रुपए का नुकसान, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान सारी डेयरीज को हुआ है। उन डेयरीज को घाटा दे करके पशुपालक, कैसे गरीब पशुपालक अपने गाय के लिए, अपने जानवर के लिए, अपने भैंस के लिए चारा खरीदेंगे, कैसे वो कैटल फील्ड खरीदेंगे, उनकी मजबूरी को न समझते हुए पेमेंट न करके जो दूध का पैसा नहीं दे सकते, वो गोबर का पैसा देने की गारंटी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे हास्यास्पद सारी वादों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है और वो निश्चित रूप से अब की बार इनके सारे वादों को चीर्ण करके इनको सत्ता की कुर्सी पर से नीचे उठा करके, ये जो सत्ता के मद में, अहंकार में चूर चूर होकर के इन्होंने जिस तरह के भ्रष्टाचार किए हैं, इनके किए हुए पाप की सजा, जो पाप का घड़ा इनका भर चुका है, उसको अब फोड़ करके निर्णय करने वाली है, उसकी मानसिकता बना चुकी है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घासी तेली हैं जो ओबीसी में नहीं आते हैं और ये फर्जी ओबीसी बन के देश में घूम रहे हैं, ये पिछड़ों का दर्द क्या जाने। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ये भूल गए थे कि किसी जाति को किसी वर्ग विशेष में सम्मिलित करने के जो भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी, बाबा साहब की जो कल्पना थी संविधान के निर्माण करते समय, 55 साल में सत्ता में रहने के समय में वो उनको याद नहीं आई थी। ये मोदी जी की सरकार थी जिसने ओबीसी में सम्मिलित करने या ओबीसी जातियों के भविष्य को निर्धारण करने के लिए जो आयोग बनाया, उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की और उसका हर निर्णय संवैधानिक निर्णय होता है। अब संवैधानिक निर्णय को चुनौती देने या संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हुए निर्णय को चुनौती दे करके उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है।
सर, रैलियों में प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है इस चुनाव के लिए, तो वो अब राम का नाम ले रही है, हिंदुत्व का नाम ले रही है, धार्मिक एजेंडे पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता उन्हें वोट नहीं करेगी। मुझे लगता है कि घोषणा पत्र से विषय में पूछते तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने पूछा है मैं जवाब दे दूँ। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, न राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय, न सनातन हमारे लिए राजनीति का विषय है। राम मंदिर और सनातन इस देश के लिए, देश की चिति से, आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, देश की मर्यादा का मानबिंदु है, देश के लिए जो है वो स्वाभाविक रूप से इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी लोगों के लिए आस्था का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प लगातार पिछले दशकों से था कि हम जब कभी भी हम सत्ता में होंगे हम राम का मंदिर निर्माण करेंगे, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इन लोगों के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, लटकाने भटकाने और अटकाने का प्रयास करने के बावजूद भी, न्यायालय में राम के अस्तित्व को नकारने का एफिडेविट देने के बावजूद भी आज राम का मंदिर बन रहा है। प्रश्न तो ये है कि जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे वो आज जनेऊ पहन करके अपने आप को हिंदू सिद्ध करने और राम मंदिर में दर्शन करने की होड़ लगा रहे हैं। अभी तो 22 जनवरी निकलने दीजिए, ये पंक्तिबद्ध होकर के वहाँ दंडवत करते हुए आपको दिखाई देंगे। गजेंद्र जी, भाई साहब, कल प्रताप सिंह खाचरियावासी कह रहे थे कि राजस्थान में जो डीजल और पेट्रोल पे जो आरोप लगा रही बीजेपी कि हमने ज़्यादा टैक्स वसूला है, उससे ज़्यादा तो वसुंधरा राजे की सरकार में वसूला गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक मारवाड़ी में कहावत है करे कि डूंगर बढ़ती दिखे और पिछवाड़ा में बढ़ती कौन दिखे। अभी जो परिस्थिति राजस्थान की है, पिछले 5 साल से आप शासन में, राजस्थान में कुल मिलाकर के साल में महीने में लगभग 60 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता है, और जो 60 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता है उस पर राजस्थान की सरकार क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये अपने पड़ोस के प्रदेशों से ज़्यादा वसूल करती है। अगर उसकी कीमत को मैं मल्टीप्लाई करूं तो राजस्थान की जनता से पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली करने का पाप और षड्यंत्र गहलोत साहब ने किया है। कम से कम इतने बड़े पाप को छुपाने के लिए इतना छोटा झूठ तो मत बोलिए। ये रिजर्वेशन पे क्वेश्चन है, आज माइनॉरिटीज़ के लिए भी कांग्रेस का जो आज आया है मैनिफेस्टो, उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन अनाउंस की है। उन्होंने जातिगत आधार पर हम जनगणना करेंगे जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान के अनुरूप जनगणना राज्य सरकार का नहीं, केंद्र की सूची का विषय है। इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट। जो इनके सब्जेक्ट ही नहीं हो उस पर इन्होंने किस तरह से घोषणा पत्र में लिखा है, मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आता है। और उसके बाद में इन्होंने जातिगत आधार पर हम आरक्षण को विभक्त करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ओबीसी कमीशन ओबीसी में, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एसटी कमीशन एसटी जातियों के लिए, और ये तीनों ही संस्थाएं जो हैं वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं। उनके काम के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार इनको किसने दिया है और किस तरह से इन्होंने सफ़ेद झूठ बोला है, ये इनकी धृष्टता की पराकाष्ठा है। गजेंद्र सिंह जी, आज मल्लिकार्जुन एक खड़गे, मिनट भाई साहब को पहले इनका नंबर था थोड़ा सा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो आए थे सर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो घोषणा कर रही है वो गारंटी है 100% पूरा होने की, और मोदी झूठों के सरदार हैं। जिनकी गारंटी 2018 में फेल हुई हो, जिनकी गारंटी के चलते हुए राजस्थान में 20,000 किसानों की ज़मीन नीलाम होकर के 2,000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी हो, जिनकी गारंटी के चलते राजस्थान की पहचान बदल करके रेप कैपिटल बन गई हो, जिनकी गारंटी के चलते हुए प्रदेश में 70 लाख युवाओं के सपने तार तार हुए हों, जिनकी गारंटी के चलते हुए राजस्थान भ्रष्टाचार की कैपिटल बनाओ, जिनकी गारंटी के चलते हुए राजस्थान में बेरोजगारी में राजस्थान जो है चरम पर पहुंचाओ, उनको अब उनकी गारंटी जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। दे आर आउट ऑफ गारंटी, दे हैव लॉस्ट देयर गारंटी एंड क्रेडिबिलिटी। अब उनकी गारंटी को कोई भी समझने वाला मानने वाला नहीं। पत्रकार सुरक्षा कानून जबकि माननीय मोदी जी की सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है, जो घोषणा पत्रों में नहीं लिखा था वो भी करके दिखाया है। हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम हर घर तक बिजली का जो है कनेक्शन देंगे, गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, शौचालय पहुंचाएंगे, पानी पीने के पानी की सुविधा करेंगे।
हमने किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम किसान को सम्मान निधि दे करके उसके सम्मान को बचाने के लिए काम करेंगे। हमने जो नहीं लिखा वो भी करके दिया, जो कहा वो भी करके दिखाया। इसलिए ये जनता है, ये सब जानती भी है और पहचानती भी है। पत्रकार सुरक्षा कानून आप लेके आएंगे क्या और संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे क्या आपकी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से हमारा वादा है, हमने घोषणा पत्र में कहा है, इस बात का उल्लेख किया है कि सारे संविदा कर्मियों को साथ न्याय होना ही चाहिए। उनके साथ में जो अन्याय किया गया है, उनके साथ जो वादा खिलाफी किया गया है, उसकी एक योजना बना करके प्रक्रिया के साथ में उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। सरकार बनने दीजिए, आप सबके हितों का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। गजेंद्र सिंह जी, पहली बार आपके हितों की सुरक्षा हो, आपकी सुरक्षा हो, आप सबका सम्मान बना रहे, क्योंकि आप समाज का अंग हैं और समाज के हर एक घटक का सम्मान बनाए रखना, उनको सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। हम सरकार में होंगे तब निश्चित रूप से समाज का घटक होने के नाते और एक महत्वपूर्ण घटक लोकतंत्र का होने के नाते आप सबकी सुरक्षा की भी निश्चित रूप से चिंता करेंगे। गजेंद्र सिंह जी, ये पहली बार देखने में आ रहा है कि आपके जो जयपुर शहर में जो प्रत्याशी विधानसभा के, वो चुनाव प्रचार की जगह थानों पे धरना दे रहे हैं। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा जी शास्त्री नगर में दे रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना हो, मेरी बात तो सुने, जो घटना सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हो, अगर कोई भी ऐसी घटना हो जहां प्रशासन की विफलता के कारण से एक भी व्यक्ति का कष्ट में उठाना पड़ रहा हो, उस घटना के लिए, प्रतिकार के लिए सारा काम छोड़ करके, चुनाव से भी पहले उसको प्राथमिकता देकर के हम थाने में सरकार का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, सरकार को जगाएंगे, मजबूर करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। एक एक व्यक्ति की चिंता करना हमारी प्राथमिकता है। केवल चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जनता के हितों के साथ जुड़ करके काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। एक जमीन को तलाशने के लिए, बचाए रखने के लिए वो इस तरह के बेतुके के अनर्गल और आधारविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। And caste census, now Congress stated that if voted to power, they will do caste census. They cannot do, because it's not on the purview of the state government, any state government, because as per the constitution it's a centralist subject and only central government can do. मैं तो इतना कहूँगा कि उनको जिस पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, जब पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के नाम पर देश को बांटा, जिसने देश को अगड़े और पिछड़ों के आधार पर बांटा, जिसने देश को जो है अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, वो पार्टी अब एक बार फिर जातियों के आधार पर देश को और समाज को बांटने का काम कर रही है। जिन्होंने मज़हब के आधार पर दूरियां बढ़ाई, अब वो जाति के नाम पर दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण देने, ओबीसी के विषय में बात करने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार ही कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। जब मंडल कमीशन को लागू करने के लिए देश भर का युवा आंदोलनरत था, तब इनके नेताओं ने किस किस समय में क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी थी, इसको आज भी देश का ओबीसी समाज भूला नहीं। सर, मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस ने कहा हम 100% गारंटी पूरी करते हैं, मोदी मतलब झूठों के सरदार। मैंने अभी आपके सामने उनके 2018 के मैनिफेस्टो का पहला पन्ना पढ़ करके सुनाया था, और सिर्फ समय की जाया आपका लोगों का ज़्यादा न हो इसलिए उसके हर एक हेडिंग में से 3-3 पॉइंट पढ़ करके सुनाए थे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि वो 100% है या 100% फेलियर है। So BJP has called this so Congress has called this Lal Diary a diversion by BJP. They say BJP. देखिए, जब लाल डायरी कब की चर्चा शुरू हुई थी, से 2020-22 में, आई थिंक नया 20 में पहली बार, तब 20 में चर्चा शुरू हुई थी, तब उसके अस्तित्व को नकारा गया था। जब 23 में वो विधानसभा में उसका एक मॉडल लेकर के, एक डायरी का लेकर के जब पहुंचे थे, उन्हीं की सरकार के एक दिन पहले तक मंत्री रहे हुए, तब राजस्थान की जनता ने विधानसभा में रग्बी का मैच देखा था। जिस तरह से रग्बी में बॉल को लेकर के छीना झपटी होती है, वैसे अपने मंत्री को नीचे गिरा करके लात घूंसों के उपहार के साथ में, क्योंकि शायद उन्होंने सरकार का कच्चा चिट्ठा लाने का और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आवाज़ उठाने का, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो राजस्थान में घटनाएं हो रही थी, उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाने का साहस किया था। ये शायद उसका पुरस्कार उनको नीचे गिरा करके लात घूंसों का दे रहे थे। फिर एक बार संवेद स्वर से डायरी के अस्तित्व को नकारा गया। जब पहले 2 पन्ने आए तो सरकार की चूलें हिलती हुई दिखाई दी, सरकार निशब्द थी। और अब की बार जब पुत्र का बयान आ गया उस डायरी के माध्यम से, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वॉइस सैंपल की बात
उन माननीय जी जिनके हाथ से वो डायरी में, लाल डायरी में काले पन्ने लिखे गए हैं और सरकार के काले कारनामे लिखे गए हैं, उनके हैंडराइटिंग की जांच कराने की साहस कब करने वाली है? ऐसे हमारे श्री ठाकुरदास जी जो डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं और राधा स्वामी सत्संग के 50 साल तक पदाधिकारी रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नेत्रहीन कल्याण संघ के अध्यक्ष रहे हैं आप, और आप OSD टू CM 1998 से 2003 वाले कार्यकाल में और 2008 से 2013 वाले कार्यकाल में आप OSD टू CM गहलोत साहब के रहे हैं। इसके साथ ही आप CMO में जोधपुर संभाग के प्रभारी भी रहे हैं। आपकी मन स्थिति गहलोत सरकार और कांग्रेस के प्रति देखते हुए आपने सोचा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए। मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करता हूं कि आप इस विषय में कुछ तथ्य रखकर आप इनको पार्टी ग्रहण कराएं। देखिए, कोई व्यक्ति अहंकारी हो गया है और किसी व्यक्ति या संस्थान का पतन निश्चित है, उसको जांचने के, मापने के अनेक पैमाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि लंबे समय तक उनके संघर्ष के दिनों से लेकर के सफलता के समय तक साथ रहे लोग उनका साथ छोड़ दें। हमने देखा कि कुछ ही दिन पूर्व इसी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सबसे करीबी सहयोगी और साथी रहे एक मित्र के नाते, जिन्होंने माननीय अशोक गहलोत जी को हमेशा सहयोग और संबल प्रदान किया, ऐसे उनके हम कदम मित्र रामेश्वर दादी जी उनसे मोहभंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ चलने के विश्वास और संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए, और मैं अभिनंदन करता हूं कि वह पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी कराने के लिए जुटे हैं। मित्र के बाद में यदि सबसे नजदीकी कोई लोग होते हैं, वो सहयोगी के रूप में उनके साथ काम करने वाले, और उसी श्रृंखला में दूसरा कदम जो ये बात को दर्शाता है कि अब जादूगर का जादू समाप्त हो चुका है और जादू की असलियत और हकीकत सबके सामने आ गई है। 2 दशक से ज़्यादा उनके साथ में सहयोगी के नाते रहे, उनके ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी रहे, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के आदमी रहे श्री ठाकुरदास जी, जो अपने आप में वैसे भी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही, साथ साथ में जीवन के अनेक अन्य पक्षों में भी अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़ करके महत्वपूर्ण पदों पर रह करके काम करते रहे। आज उनका मोहभंग हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। ठाकुरदास जी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने के चलते न केवल जिस समाज से आते हैं उस समाज में, अपितु जिस संगठन राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ में इनके लगभग 50 साल तक, 5 दशक तक जहां इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रह करके काम किया है, जो करोड़ों लोग देश भर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ जुड़े हैं, उन सब परिवारों में भी भारतीय जनता पार्टी को एक नई शक्ति और समर्थन उनके माध्यम से मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदरणीय ठाकुरदास जी का स्वागत करता हूं, लेकिन आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ में एक बात और कहता हूं कि ये श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई है। मित्र गए थे, साथी आ गए हैं, और उसके बाद में अभी इस श्रृंखला में परिवार के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आतुर हैं। 1-2 दिन में आपको कुछ और शुभ समाचार के साथ में फिर आपके साथ भेंट करूंगा। बहुत सारा धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि पार्टी का दुपट्टा पहनाकर ठाकुरदास जी को पार्टी के अंदर सम्मिलित करें। थैंक यू। नमस्कार सभी को।
मेरा भाजपा में शामिल होने का एक ही मकसद था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कार्यशैली। ऐसी कार्यशैली मैंने नहीं देखी मेरे पीरियड में। मेरी करीब 45-50 साल की नौकरी भी रही सरकारी, और मैं कई मंत्रियों, कई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक लोगों के पास रहा। तो ऐसी कार्यशैली से ही प्रभावित होकर मैं आया हूँ, और जो उन्होंने काम किए हैं देश में विदेश में, आज अमेरिका, रूस, चीन सब भारत की तरफ देख रहे हैं, और देश में भी उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है जो कि बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं। इतने दृढ़ निश्चय से जो उन्होंने सेवाएं की दिए हैं इन 9 साल में, वो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं बोल लूँ, क्योंकि सूरज को दिया दिलाने वाली बात, दिखाने वाली बात हो जाती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो राम जी की गैलरी थी, जो सहयोग उसने किया था, वो मैं सहयोग करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
है।